दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से मैथ की क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाएगा मैक्सिमम 6 नंबर, यानी 6 नंबर की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते दिखेंगे इस चैप्टर से, जिसका पहला पार्ट मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट के बाद आज हमें पढ़ना था एक्सरसाइज 4.2, लेकिन कमेंट में कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर 4.1 के सेकंड का चौथा क्वेश्चन बता दीजिए। तो निश्चित ही चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं एज प्रॉब्लम पढ़ना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए हम लेते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2 का तीसरा क्वेश्चन, दैट वाज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहां ये कह रहा है कि रोहन जो की मदर जो है, मां जो है, वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी है किससे? हिम, यानी कि रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। और कह रहा है कि अभी से 3 वर्ष के बाद जो इनका एज होगा, अगर आप उनको प्रोडक्ट करोगे तो आप क्या पाओगे? 360 पाओगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यानी हमें रोहन का प्रेजेंट एज बताना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं आया तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं करना क्या है, ध्यान देना है। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक रोहन के मदर की और एक रोहन की। रोहन की मदर क्या है? रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 साल ओल्डर है अभी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन 3 साल बाद क्या होता है? 3 साल बाद सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। होता क्या है, रोहन के एज और उनके मां के एज का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी 360, यानी कि वो क्या हो जाता है? 360 हो जाता है। तो हमें इसके लिए एक बेहतरीन सा, खूबसूरत सा सिर्फ इक्वेशन बनाना है। अभी मैं आपको सॉल्व करने नहीं सिखा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले मानना होगा, हम मानेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विल एक्स। मान लिया हमने कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है? यक्स है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि रोहन्स मदर, जो रोहन की मां है, वो क्या है? इनसे 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि यक्स प्लस 26। अगर रोहन एक्स है प्रेजेंट टाइम में, तो उनकी जो अम्मा है, मदर है, वो क्या है? उनसे 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि यक्स प्लस 26। बट सिचुएशन क्या हो रहा है? आफ्टर 3 years, अगर देखा जाए 3 साल बाद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एज प्रॉब्लम लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां 2 तरह की एज मानने होते हैं आपको। एक प्रेजेंट एज मानना होता है, जैसा कि हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स एंड हिज मदर एक्स प्लस 26। अब यहां कहता है आफ्टर 3 years। तो जब बात करेगा आफ्टर 3 years, तो क्या करिएगा आप? प्रेजेंट एज में उतना ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे बिफोर 3 years, बिफोर 4 years, बिफोर 5 years, तो आप प्रेजेंट एज में उतना क्या करिएगा? माइनस कर लीजिएगा। तो निश्चित ही समझ में आया होगा आपको कि अगर आफ्टर की बात होती है तो प्रेजेंट एज में मुझे उतना प्लस करना होता है, और अगर बात बिफोर की होती है तो प्रेजेंट एज में हमें उतना माइनस करना होता है। तो फिलहाल यहां तो आफ्टर 3 years है, तो आप देखिएगा आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? अब रोहन विल बी, अब रोहन कितना हो जाएगा? रोहन प्रेजेंट में अगर x था तो अभी x प्लस 3 हो जाएगा। और रोहन्स मदर जो अभी x प्लस 26 थी, वो भी क्या हो जाएंगी? 3 बढ़ जाएंगी, यानी हो जाएंगी x प्लस 29। यानी कि फ्यूचर एज हमने पता लगा लिया कि अगर रोहन x प्लस 3 है तो रोहन्स मदर विल बी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इनके एजेस का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 360। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब करेंगे क्या?
बाइनोमियल हो रहा है तो इनको सॉल्व कर लेंगे। x का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 या 27, 3 2 या 6 2 8 इक्वल टू 360। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 87 माइनस 360, यानी आप ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस माइनस क्यों, चूंकि 360 बड़ा है 87 छोटा है। अब माइनस करिएगा आप 10 माइनस 7 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 में से आपने 1 दिया कैरी तो यहां हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आपने समझ में आया होगा, मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया जो आपको ना समझ में आए। मैंने सबसे पहले प्रेजेंट एज माना, देन आफ्टर 3 इयर्स, तो जब भी आफ्टर होगा हम 3 जोड़ देंगे दोनों में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनके जो फ्यूचर एज है उनका प्रोडक्ट कितना है 360 है, तो मैंने मान लिया ऐसे करके। अब मैं बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, आता होगा तो आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। चूंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है अतः ये क्या होंगे माइनस होंगे और होकर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको, मजा आया होगा आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम बढ़ना चाहेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, यानी 4.2 की तरफ। तो 4.2 में क्या करना है मैं आपको बता दूं। 4.2 में आपको बताने हैं रूट्स। क्या बताने हैं? रूट्स। फाइंड द रूट्स, यानी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाना शुरू किया है आपको। टाइप 1 में क्या था, ये पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पॉइंट 2 में हमें क्या करना था, हमें जो है वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना था इक्वेशन में। और टाइप 3 में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड आउट करोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इक्वेशन को बनाना सीखा है, इक्वेशन को पहचानना सीखा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी इक्वेशन का रूट्स पता करना। तो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपको रूट्स पहचानने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रूट्स पहचानने के देखिएगा 3 तरीके आपके सिलेबस में दिए गए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन इस बार आपको ये मेथड नहीं पढ़ना है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को जानना होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट क्लास लेकर के आऊंगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझा दूंगा। फिलहाल इस क्लास में मैं आपको सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ाने वाला हूं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे मैंने प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके ऊपर लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के पहले टाइप की तरफ, यानी कि पहले का पहला मैं आपके बीच लेकर के आने वाला हूं। स्टूडेंट्स हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपके बोर्ड पे लिखा रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखिएगा ये ट्राइनोमियल्स है, इनमें 3 टर्म्स होंगे और 3 टर्म्स को फैक्टराइज करना आपने क्लास 7th 8th से पढ़ रखा होगा, आपको ये ऑलरेडी आता होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या आपको पहले से भी नहीं होगी। फिलहाल अगर जिन बच्चों को है वो ध्यान से देखिए, मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है, तो 10 का इंटू अब कहां करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी आपको क्या मिला 10 1 जा 10। अब आप 10 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और उनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला यानी कि -3 आना चाहिए। तो अगर मैं स्टूडेंट्स कर दूं 5 2 जा 10, मैं क्या कर दूं 5 2 जा 10, तो आप देखिएगा मल्टीप्लाई करने पे 10 तो आएगा। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं इस तरह से कि -5 प्लस 2, तो आप देखिएगा कि आपको -3 भी मिल जाएगा, यानी बीच वाला भी मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ध्यान दीजिएगा आप, मैंने इस टर्म्स को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, 2 टर्म्स में
तोड़ दिया -5x+2x के टर्म में, जिनमें से अगर आप इनको डिफरेंस करेंगे तो -3x आपको मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आपको मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, दो दो नंबर की पेयरिंग कर लेंगे और पहले पेयर में कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन मिल जाएगा x और हमारा हो जाएगा x-5। दूसरे ब्रैकेट में अगर कॉमन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 2 और x-5। एक हो गया x-5, दूसरे में हो गया x+2, यानी कि आपका आंसर आ गया x = 5 एंड x -2। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जो आपके इस मेथड को और भी ज्यादा इजी बनाते हुए समझ में आएगा, आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा। जैसे कि करना क्या था, मैंने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया था x² के कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट यहाँ 2 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 2 क्या हो जाएगा 12। अब आपको ढूंढना है 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मिल जाए, और बीच में क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो अगर मैं ये ढूंढ लूं 4 3 12, 4 3 12, और अगर मैं 4 3 को माइनस करूं तो मिल जाएगा हमें +1। यानी अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर दूं 2x² + 4x - 3x - 6। अब मैं करूंगा दो दो का पेयर, यहां कॉमन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा 2x। कॉमन मतलब जो दोनों टर्म्स में हो, 2x कॉमन ले लिया तो यहां अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको इससे तो सिर्फ क्या बचेगा x, और यहां अगर करूंगा तो बचेगा 2। साथ ही साथ इन दोनों में अगर कॉमन लूं तो -3 कॉमन लूंगा और मेरा बचेगा x -+2। आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन में जो ब्रैकेट में आ रहा है ये हमेशा सेम आना चाहिए, ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम एक ब्रैकेट में x+2 कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा ये बचेगा 2x - 3। यानी अगर मैं बात करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x = -2 एंड x = 3/2। ये हमारे आंसर होंगे, ये हमारे होंगे जीरोस। तो क्या स्टूडेंट आपको समझ में आया, मजा आया, आया या नहीं आया? आया होगा, नहीं आया होगा, समस्या होगी तो आप जरूर हमें बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, समझते रहिए। और अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस के, कुछ और मैं क्वेश्चन लूंगा जिससे कि आप थोड़ा सा और अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक अनदर एग्जांपल फॉर यू। आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल्स देखिएगा, रूट्स में दिखेंगे तो बहुत से बच्चे तो रूट से घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों, उन्हें लगता है कि रूट्स भाई तो बहुत ही बुरी चीज है, ये हमें नहीं आएगी। पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना भाई, रूट में आपको कतई भी मुश्किल नहीं है और कतई भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। क्या करना है आपको, आप देखिएगा, प्रोसेस वही अपनाइएगा, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कहां करिएगा, x² के कोफिशिएंट के साथ। यानी 5√2 मल्टीप्लाई √2 इट इक्वल टू 5√2 आप सब जानते हैं हो जाता है 2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है 10 आ जाता है। अब आपको 10 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला यानी कि 7x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कर सकते हैं 5 और 2, जो कि मल्टीप्लाई करने में 5 2 10 आता है, और अगर आप 5 2 को ऐड करिएगा तो मिल जाएगा आपको 7। फैक्टर्स मिल गया, फैक्टर्स मिल गया तो हम स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, √2x² + 5x + 2x + 5√2। देखिए आपने क्या किया, तीन टर्म्स को चार टर्म्स में कर दिया, 7x को स्प्लिट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे पेयरिंग, फर्स्ट 2 इस पेयर में, लास्ट 2 इस पेयर में। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा √2x + 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 2 टर्म्स में ना तो x कॉमन है, ना तो 5 कॉमन है, ना ही 2 कॉमन है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम एक बार 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 का मतलब हो जाता है 2, एक √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, यानी एक कोई नंबर अगर रूट में है तो वो होता है आधा। तो जब 2 रूट हो जाएंगे तो हो जाएगा पूरा, यानी कि पूरा 2। तो क्या मैं इस 2 को 2 बार √2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 2 बार √2 यहां और एक बार √2 यहां, यानी √2 कॉमन। तो यहां 2 बार था तो एक बार तो बच जाएगा, √2x प्लस यहां क्या हो जाएगा 5। आप देखिएगा ये सेम आ गया, यानी एक ब्रैकेट में √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2।
2। ये रहा हमारा आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मजा आया होगा, निश्चित ही समझ में आया होगा कि रूट्स वाले क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होते हैं। हमें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहां इनका मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि हो जाता है 10 के 2 फैक्टर 5 और 2, जो कि मैं यहां लिख देता हूं। फिर मैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को पेयरिंग कर लेता हूं। फर्स्ट 2 में कॉमन ले जाता हूं, जो कि इजीली मिल जाता है। लास्ट 2 में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि एक 2 को हम 2 बार √2 में लिख सकते हैं, तो 2 बार √2 और यहाँ 1 बार √2, तो 1 बार √2 तो दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार बच गया, √2x प्लस यहाँ हो गया 5। तो ये हमारा एक आंसर हो गया और एक आंसर हो गया हमारा x प्लस √2। ये हमारे हो जाते हैं रूट्स, ये हमारे हो जाते हैं आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं, और अगर नहीं आता तो आप ये भी बताइएगा, मैं निश्चित ही अगले वीडियोज में इसके सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अभी तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको बहुत मजा आया था, बिल्कुल पका पकाया सब मिल रहा था, आप खाते चले गए, इक्वेशन बना हुआ मिला, आपने सॉल्व किया, मजा आया। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हमें भोजन पकाना है, यानी पहले मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, देन आफ्टर हमें उसे सॉल्व करना है। यानी थोड़ा सा मुश्किल काम, थोड़ा सा मुश्किल काम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल काम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसा कि क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, जॉन एंड जीवंती यहां 2 लोग हैं, टुगेदर है 45 मार्बल्स। जिन दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। मार्बल में जानते होंगे आपको, कंचे वाली गोलियां जैसे बच्चे खेला करते हैं, उन्हें बोलते हैं मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल खो देते हैं। उनके पास स्टार्टिंग में जितने मार्बल थे ये तो नहीं पता, लेकिन टोटल दोनों के पास मिला के कितने थे, 45 थे। अब क्या किया, दोनों ने 5-5 मार्बल अपने खो दिए। तो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अब उनके पास जितना मार्बल बचता है उसका प्रोडक्ट कितना होता है, 124 होता है। तो मुझे बताना होगा, फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, यानी उन्होंने कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट किया था, यानी स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि जॉन एंड जीवंती दोनों को मिलाकर के 45 मार्बल्स है। तो मैंने मान लिया कि लेट द जॉन हैज x मार्बल्स। जॉन के पास कितना मार्बल है, x मार्बल है। तो जीवंती के पास कितना होगा, अगर दोनों के पास मिला के 45 था तो 45 में से आप x माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा जीवंती के पास। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास 10 रुपए है, आप और आपके भाई दोनों को मिला करके 10 रुपए है, आपके पास अगर 4 रुपए है तो आपके भाई के निश्चित पास कितना होगा, 10 - 4 यानी कि 6 रुपीज होगा। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर टोटल पैसा मान लीजिए अगर आपका 45 है, किसी के पास 20 है, तो दूसरे के पास पक्का कितना होगा, 45 - 20 ही होगा। तो उसी से मैंने निकाला है कि मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल है और हमें पता है कि दोनों के पास मिला के कितने होने हैं, उनके पास मिला के होने हैं 45। तो मैंने क्या किया, जीवंती को कैसे निकाला, 45 में से जॉन के नंबर्स को माइनस कर दूंगा तो जीवंती का मार्बल्स अपने आप आ जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में होता है बदलाव। बदलाव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स। दोनों जो है 5-5 मार्बल खो देते हैं। यानी अब जॉन के पास कितना हो जाता है, स्टार्टिंग में x था तो अभी 5 कम हो जाएगा। भाई अगर आप खो दोगे तो कमी तो होगा। और अगर वही बात करें जीवंती की, तो जीवंती के पास स्टार्टिंग में थे 45 - x, ये भी 5 खो देंगे तो इनमें भी 5 कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 40 - x।
यानी अभी जीवंती के पास बचा 40 माइनस एक्स और जान के पास बचा x माइनस 5। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए, क्योंकि अब समय कम रह गया है आपके पास, तो कहीं ना कहीं समय को बढ़ाना है, मेहनत को बढ़ाना है, इफर्ट ज्यादा लगाने हैं, कोशिश करते रहनी है, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत ही बड़ा है। ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, अपने पेरेंट्स के भरोसे पर आपको खरा उतरना होगा। तो ये सब करने के लिए आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके लिए, अपने चैनल बूस्ट योर ब्रेन के साथ तत्पर हूं, तैयार हूं, हमेशा आपके बेहतर मार्क्स के लिए संघर्ष करता हूं। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में दोनों के पास, एक के पास x था तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, दोनों ने 5-5 खो दिए, तो जान के x से कम हो गए 5, जीवंती के कितने हो गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी अब इनके पास हो गया 40 माइनस एक्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं ना मानूं तो, अगर मैं ना मानूं कि जान के पास इतना है, जीवांती के पास इतना है, तो क्या होगा? मैं बता दूं कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आप कभी भी अपने आंसर को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बिना माने आपका कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर अगर मैं ना मानूं तो, अगर मैं ये ना मानूं कि जान के पास एक्स है तो क्या होगा? तो अगर आप नहीं मानोगे तो आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, मैं आपको अपने बचपन की कहानी बता दूं, जब मैं क्लास 10th में था, हमारे भी ऐसे ही स्कूल में हुआ था। जब सर ने कहा कि मानो लेट द जॉन हैज एक्स मार्बल, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, सर अगर मैं ना मानूं तो सर ने कहा भाई वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा, एक्स मत मानो, वाई मान लो। बच्चा बैठ जाता है, कहता है वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, जैसे ही सर आगे बढ़ते हैं, लेट द जॉन हैज वाई मार्बल्स, वही बच्चा फिर खड़ा होता है, सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोले यस बेटा बोलो। बोला सर अगर मैं वाई ना मानूं तो बोले हाँ बेटा बैठ जाओ, आप जेड मान सकते हो। फिर सर ने कहा लेट द जॉन हैज जेड मार्बल्स, वही बच्चा फिर उठाया, बोला सर, बोले हाँ बेटा। कहा सर अगर जेड भी ना मानूं तो सर ने कहा बेटा भाग, बाहर निकल। ठीक है, यानी कि आपको मानना पड़ेगा, बिना माने आप नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी लेट, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो क्वेश्चन में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन में जाना है सॉल्यूशन की तरफ, आंसर की तरफ, तो आपको मानना पड़ेगा। जान के पास एक्स मार्बल है, जीवांती के पास 45 माइनस एक्स है, दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं, तो प्रेजेंट से ये 5 कम हो जाता है और ये भी प्रेजेंट से 5 कम हो जाता है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, यानी अब जो उनके पास बचा x माइनस 5 और दूसरे के पास बचा 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट अब इक्वल हो जाता है 124 के। तो कहीं ना कहीं अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, हमारा इक्वेशन बनता दिख रहा है। तो आइए इक्वेशन को बनाने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले x का इंटू करेंगे, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 0 0 5 4 जा 20 और माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। यानी ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको जोड़िएगा 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहां देख रहे हैं आप माइनस कॉमन है, यहां भी, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये हो गया इक्वेशन, ये हमारा हो गया वैलिड सा इक्वेशन, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तरीके से सॉल्व कराया है। आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, मैंने आपको बताया है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ। तो आप देखिएगा कि यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 324 का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा 324। अब 324 को आप ऐसे फैक्टराइज करिए कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, बीच वाला यानी कि 45 आ जाए, माइनस 45 आ जाए।
तो आप क्या करिएगा, बहुत से बच्चों को तो फैक्टर आपको ऐसे ही मिल जाएगा और बहुत से बच्चों को ऐसे फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि लास्ट में 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये सारे हो गए इसके फैक्टर, 4 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 2। अब क्या करिएगा, आप इन्हें अरेंज करिएगा ऐसा, मल्टीप्लाई करने पे तो ये मिलेगा 100% मिलेगा क्योंकि ये इसी का फैक्टर है। अब आप इन्हें ऐसा अरेंज करिएगा कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मिल जाए। यानी अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखिएगा आप कैसे फैक्टर ढूंढना होता है। आप देखिएगा 3 3 3 एंड 3, साथ साथ 2 एंड 2। अब इनको आप ऐसा अरेंज करिए कि जोड़ने या घटाने पे आ जाए 45। तो अगर मैं ये करूं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 और बचे 3 2 जा 6। अगर मैं इनको घटाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आप देखिएगा हो जाएगा 14 माइनस 6 8 और यहां हो जाएगा 48। यानी कहीं ना कहीं हम जो है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54 माइनस 3 2 जा 6 करने पर हमारा 45 तो नहीं आ रहा है। यानी ये हमारा जो अटेम्प्ट रहा गलत रहा, गड़बड़ रहा। तो हम एक और कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप ले लीजिएगा 3 3 को एक साथ और 2 2 को एक साथ। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 और 36 एक तरफ और जो बचे 3 3 यानी कि 9 एक तरफ। अगर आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा -45, आपको ये मिल जाएगा। यानी आपका फैक्टर जो है आपके सामने होगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा फैक्टर ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर का फैक्टर ढूंढने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इस तरह से नंबर्स लिखने होंगे और उनको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद आपको मिल गया दो फैक्टर 36 एंड 9 विथ माइनस फैक्टर मिल गया। तो मेरा काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा दोनों को माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि सेम साइन रहेंगे तो ये जुड़ करके हो जाएंगे -45। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर से पेयरिंग स्टार्ट। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। फर्स्ट टू में कॉमन है x, हो जाएगा x माइनस 36। दूसरे में कॉमन है -9, हो जाएगा x माइनस 36। तो एक आंसर हो गया आपका x माइनस 36, चूंकि ये दोनों सेम आ रहा है। दूसरे में हो जाएगा आपका x माइनस 9। यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 36 एंड x अनदर इज इक्वल टू 9। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। तो हम यहां कह सकते हैं कि जॉन हैज 36 मार्बल वेयर जीवंती हैज 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल्स। ये हमारे आंसर मिल गए। अगर आप 36 9 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 45 मार्बल्स। यानी जॉन के पास 36 मार्बल थे तो वही जीवंती के पास कितने थे, 9 मार्बल्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं मैंने बिल्कुल कोशिश की है आपको समझाने की। फर्स्ट केस क्या था, लास्ट केस क्या हुआ, किस तरह से मैंने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व करके एक इजी सा इक्वेशन बनाया, लास्ट में उसके फैक्टर ढूंढे, फैक्टर निकाले और फैक्टर से पहुंचा मैं अपने आंसर पर 36 एंड 9। तो इफ जॉन हैज 36 देन जीवंती इज 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल्स। या आप देखिएगा जो आपके दोनों फैक्टर होंगे वही आपके आंसर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो मैं क्वेश्चन 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क पे देना चाहूंगा। आप क्वेश्चन 2 का दूसरा क्वेश्चन अपने होमवर्क में जरूर करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिएगा। मैं वेट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से मजबूत करते रहिए। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 दैट वाज written on your board. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. यानी आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है 182 आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करते समय ऐसे दो नंबर तो मान लीजिएगा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x देन सेकेंड विल बी 27 माइनस x।
यानी अगर पहला नंबर आपका x है, दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स करना होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि देयर प्रोडक्ट यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, यानी होगा क्या, आप क्या करिएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ध्यान दीजिएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये रहा माय डियर स्टूडेंट आपके सामने इक्वेशन बन चुका है, भोजन बन चुका है, भोजन पक चुका है। अब आपको सिर्फ खाना है और खाने में निश्चित ही आपको मजा आता है, यानी सॉल्व करना है। सॉल्व करना आपको बेहद आसान तरीके से मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये रहा आपका होमवर्क। इसके आगे आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा और आंसर को कमेंट सेक्शन में भेजना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा ये आप भेजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी मुझे ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिसका स्क्वायर का सम कितना है 365 है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा, यानी मुझे ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। ध्यान दीजिएगा इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट यहां हमको बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर्स का सम जो होगा वो कितना है 365। तो आते हैं हम फिर से मानेंगे पहले कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x, तो अनदर या आप कह सकते हैं सेकेंड क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनकी स्क्वायर का सम यानी x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर का सम जो है वो किसके इक्वल है 365 के। तो अब क्या करिएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां हो जाएगा आपका 365, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। यानी आपका क्वेश्चन हो गया, यहां पे इक्वेशन बना दिया हमने। अब आप देखिएगा कि आप तीनों टर्म्स में 2 को कॉमन देख रहे होंगे, तो अगर आप क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो आप तीनों में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। आप 2 कॉमन ले लीजिए यहां पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसके आगे तो आप कर पाओगे, आपको करना होगा फैक्टराइज, आपको 182 का मल्टीप्लाई करना होगा 1 में और आपको फैक्टर ढूंढना होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए। और साथ ही साथ ध्यान देना होगा कि जब आपके आंसर आएंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव वैल्यू को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीजर, सो निगेटिव वैल्यूज को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, यहां पुट करेंगे और हमारे सामने हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो निश्चित ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सब के लिए ये क्वेश्चन बेहद आसान मैंने बना दिया है, कोई भी आपके सामने कठिन सा मुश्किल सा काम नहीं होने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है और वो भी ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है। आप सब राइट ट्रायंगल को भली भांति जानते हैं और समझते होंगे, फिर भी मैं यहाँ थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करूंगा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आप सब जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि ये हो गया आपका ए बी और सी, यहां एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है इनका बेस, ये होता है इनका एल्टीट्यूड और ये होता है इनका हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा आप,
राइट ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये होती है आपकी हाइपोटेनस। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज, ध्यान दीजिएगा, एल्टीट्यूड यानी कि AB, यानी कि ये वाली साइड जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 कम है, और हाइपोटेनस इज गिवन 13 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस मुझे दी गई है, तो मुझे बताना है कि और दो साइडें क्या होंगी, यानी बेस क्या होगा और एल्टीट्यूड क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन को समझना बेहद इजी है। क्या है क्वेश्चन कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लीजिए कि लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x। तो अगर बेस x हो गया तो हम बढ़ेंगे एल्टीट्यूड की तरफ, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, और हाइपोटेनस तो हमको दे रखा है ऑलरेडी कितना 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिएगा, आपको फाइंड आउट करना होगा बहुत ही आसान तरीके से, क्वेश्चन को आप लगाइएगा। आप क्वेश्चन जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ रखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। आप क्या करिएगा, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि x स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 7 या 14x, यानी इक्वेशन जो होगा फाइनली बनेगा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। यानी अगर मैं क्वेश्चन को और सॉल्व करूं तो ध्यान से देखिएगा आप, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ये 169 जब आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और 120 इक्वल टू 0। क्या होता है, यहां होता है आपका फाइनली इक्वेशन बन जाता है। अब आप क्या करिएगा, अब आप सब जानते हैं कि फैक्टर निकालना 120 का इंटू 2 में करिएगा, हो जाएगा 240 के ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिनको प्लस या माइनस करने पे आ जाए माइनस 14। तो आप क्या करिएगा, 240 को रखिएगा अंदर, फैक्टराइज करिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 15 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। यानी अगर आप देखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये रहा आपका फैक्टर। तो आप देखिएगा कि जब ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे तो हमारा काम हुआ इनको अरेंज करना। इनको कैसे अरेंज करना, मल्टीप्लाई करने पर तो 240 आएगा, ये निश्चित है, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 14 आना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर मैं 8 के साथ कर लेता हूं, 8 3 जा 24 और 5 2 जा 10, यानी अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 को एक साथ रखा हूं और रखता हूं 5 इंटू 2 को अकेले, तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 10, और अगर आप दोनों को माइनस करिएगा, माइनस 24 प्लस 10 तो आपका हो जाएगा माइनस 14, जो कि हमको चाहिए। तो हमारा फैक्टर हमको मिल जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो फैक्टर मिलने के बाद हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को पेयरिंग कर लीजिएगा तो कॉमन लेना आपको आसान हो जाएगा। आप पहले में कॉमन ले पाइएगा 2x, यहां बचेगा x माइनस 12, और अगर आप यहां देखिएगा तो 10 कॉमन हो जाएगा, यहां भी मिलेगा x माइनस 12, यानी ये ब्रैकेट वाला आपका सेम आता हुआ x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 10। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 और यहां हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10/2। तो हमको निगेटिव वाली वैल्यूज को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है।
हमारा x इक्वल टू 12 जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो वही अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 12 माइनस 7 यानी ये इक्वल हो जाएगा 5 के। तो कहीं ना कहीं हमारा बेस भी आ गया, हमारा जो है एल्टीट्यूड भी आ गया, और हाइपोटेनस तो हमको ऑलरेडी दिया गया था 13, यानी हम अपने आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा आंसर आ जाता है एल्टीट्यूड is equal to 5 and base is equal to 12 and hypotenuse is given that was equal to 13। ये हमारा होता है आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आप आसानी से कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो अब इस एक्सरसाइज में एकमात्र क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसे आप होमवर्क में करेंगे और करने के बाद आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि आप पढ़ रहे हो, आप हमारी मेहनत को समझ रहे हो और आप अपना ब्राइट फ्यूचर जानते हो और अपने सफलता की ओर, अपने सक्सेस की ओर आप प्रयासरत हो। तो निश्चित ही बहुत जल्द मैं आपके बीच 4.3 का क्लास लेकर के आऊंगा और तब तक आप पढ़ाई करिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आप आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, किसी भी बुक के क्वेश्चन को पढ़िए, उनसे अपना इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को बना करके फैक्टराइज मेथड से क्वेश्चन को उड़ाइए, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें अपनी समस्या को बताइए। हम निश्चित ही आपके सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्व मैं यहाँ अपने क्लास बूस्ट योर ब्रेन में कराऊंगा। आप हमारे क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों तक पहुंचाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।